प्रेम कुमार और अंजना देवी के 2 बेटे थे, रोशन और गुलशन। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए प्रेम कुमार जी और अंजना देवी ने बड़े बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। रोशन बेटा, पंडित जी बहुत से रिश्ते लेकर आए हैं, तुम एक बार फोटो देखकर पसंद कर लो तो बात आगे बढ़ाए। मैं अब आप ही देख लो ना मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की, मुझे कहाँ समझ है। अरे मम्मी, भैया ऐसे ही बोल रहे हैं, अंदर से तो इनका भी मन है लड़कियों की फोटो देखने का। क्या है ना भैया, मन में लड्डू फूटा। अरे तू चुप कर बेशरम, हर टाइम बस अपने भैया की टांग खींचता रहता है। मम्मी वो तो मेरा हक है, और मुझे भैया की टांग खींचने में बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है, देख रोशन, मुझे ना ये लड़की बहुत पसंद है, परिवार भी अच्छा है, इसका नाम दीपिका है, पढ़ी लिखी भी है। अंजना ने टेबल से एक फोटो उठाकर रोशन को देते हुए कहा। रोशन ने एक नजर डाली और उसे भी दीपिका पसंद आ गई। हाँ मम्मी, अच्छी तो है, बाकी जैसा आप ठीक समझे। ये कहकर रोशन शर्मा कर वहां से चला गया। तभी अंजना देवी ने पंडित जी को फोन मिलाया। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते अंजना जी, कहिए कैसे याद किया। रोशन बेटे को कोई लड़की पसंद आई कि नहीं? अरे हमने तो चुन चुन के एक से एक लड़कियों के रिश्ते भेजे थे रोशन के लिए। पंडित जी, बात तो सही है आपकी, रिश्ते तो एक से बढ़कर एक थे, पर हमारे रोशन को दीपिका बिटिया पसंद आई है। आप उन लोगों से कह दीजिए कि हम कल लड़की देखने आ रहे हैं। जी अंजना जी, मैं उनसे अभी फोन करके कह देता हूँ, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए फोन रखता हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। पंडित जी, फोन कट गया। पंडित जी ने फोन करके लड़की वालों को बता दिया कि कल लड़के वाले आ रहे हैं। दीपिका के मम्मी पापा, यशोदा और रामेश्वर तैयारियों में जुट गए। अगले दिन प्रेम कुमार जी, अंजना देवी, गुलशन और रोशन दीपिका के घर पहुंचे। नमस्ते जी, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं भाई साहब, तकलीफ कैसी, आजकल तो गूगल मैप ने रास्ता खोजना आसान कर दिया है। ये बात सही है। और रोशन बेटा क्या करते हो, और ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है क्या? आंटी, हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं और गुलशन मिलकर वही संभालते हैं। ये गुलशन है मेरा छोटा भाई। अब जरा दीपिका को भी बुला लीजिए, रोशन और दीपिका एक दूसरे को पसंद कर ले तो बात पक्की कर दे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। दीपिका बेटा, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आना। नैना, तुम जरा दीपिका की हेल्प कर दो। ये नैना कौन है? नैना मेरी छोटी बेटी का नाम है, वो भी दीपिका की तरह गुणी है। दीपिका चाय लेकर आई और नैना नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए उसके साथ ही आ गई। दोनों बहनें दिखने में बहुत सुंदर थी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। भैया, आपको दीपिका कैसी लगी? क्या मैं इन्हें भाभी बुला सकता हूँ? हाँ, मुझे तो दीपिका बहुत पसंद है, मेरी तो हाँ है। वैसे तेरे लिए भी लड़की मैंने ढूंढ ली है। कौन है वो खुशनसीब? अरे वो नैना। भैया, आपने मेरे मन की बात बोल दी, मुझे भी नैना पसंद है। रोशन बेटा, तुम्हें कैसी लगी दीपिका? मम्मी, मुझे दीपिका जी पसंद है, पर मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अगर सबको सही लगे तो नैना की शादी गुलशन के साथ पक्की कर देते हैं। ऐसे दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएंगी और दोनों को मायके की याद भी कम आएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बेटा दीपिका, नैना, तुम दोनों खुश तो हो ना? दीपिका और नैना ने हाँ में सिर हिलाया। तो भाई साहब, तय रहा, आपकी दोनों बेटियां अब हमारी हुई। हम जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको बताते हैं। जी भाई साहब, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे। ऐसा कहकर वो लोग अपने घर आ गए और कुछ दिन बाद रोशन और गुलशन दोनों भाइयों की शादी बड़ी धूमधाम से दीपिका और नैना से हो गई। नैना और दीपिका बहू बनकर प्रेम कुमार और अंजना देवी के घर आ गई। अगले दिन सुबह अंजना देवी ने दीपिका और नैना को बुलाया। दीपिका, नैना बेटा, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तो तुम दोनों मिलकर कुछ अच्छा सा खाना बना लो, और हाँ, मीठा जरूर बनाना। जी मम्मी जी, हम बना लेंगे। खाने में मलाई कोफ्ते, छोले, खीर और पुड़ियां बना लेते हैं। बाकी सब तो ठीक है बेटा, बस पूड़ियों की जगह रोटियां बनाना, हमारे यहाँ पूड़ियां कम पसंद है सबको। जी ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें, हम रोटियां ही बना लेंगे। ऐसा कहकर दोनों बहुएं किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। अरे नैना, हमने बोल तो दिया हम ये सब बना लेंगे, पर कैसे बनाएंगे, हमें तो ज्यादा कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे दीदी, क्यों टेंशन लेती हो, थोड़ी दिमाग के घोड़े दौड़ाओ ना। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। दीदी, तुम भी ना बड़ी भोली हो। अरे ये स्मार्टफोन कब काम आएगा,
हम इससे इंटरनेट में खाने की रेसिपी की वीडियो देखकर सब कुछ बना सकते हैं। अरे वाह नैना, क्या कमाल का आइडिया दिया है। और रोटियां तो जैसे तैसे बन ही जाएगी। मम्मी को देखा है मैंने कई बार बनाते हुए। अब दीदी तुम्हारी बहन ही है, बचपन से इतनी टैलेंटेड, कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लेती है। अच्छा चल चल, अपनी तारीफ बाद में करना, पहले आटा गूंथ दे, तब तक मैं खीर बना लेती हूँ। दीदी मुझे आटा गूंथना नहीं आता, क्या करूं? अरे मुझे कौन सा आता है, कैसे भी करके आटा लगाने की कोशिश कर, हो जाएगा। नैना ने जैसे तैसे आटा गूंथा। दीपिका ने तब तक वीडियो देखकर खीर बना ली। फिर दोनों बहनों ने मिलकर रोटियां बनाई और सारा खाना टेबल पर सजा दिया। खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मेरी तो भूख इस खुशबू से 2 गुनी हो गई। सिर्फ खुशबू से ही पेट भरेंगे क्या पापा? खाना खाकर बताइए कैसा बना है। दीपिका, नैना बेटा, सबकी थाली में खाना परोस दो। दीपिका और नैना ने खाना परोस दिया। ये क्या बेटा, रोटियां बनाई है या कोई भूगोल की मैपिंग की है? एक भी रोटी गोल नहीं, इतनी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां। रोशन चुटकी लेते हुए कहता है, मम्मी, इन दोनों ने तो बहुत सारे देशों का नक्शा बना लिया। कितनी मेहनत लगी होगी नहीं? दीपिका, नैना बेटा, तुम दोनों को रोटियां बनानी नहीं आती क्या? या तुम्हारे पीहर में ऐसी ही रोटियां बनती है? नहीं मम्मी जी, वो नई जगह है, नया किचन है, तो शायद इसीलिए ठीक से नहीं बन पाई। हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। नई जगह हाथ सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। रोटियां टेढ़ी मेढ़ी तो है पर मुलायम लग रही है। चलो सब खाना शुरू करो, देखते हैं खाने का स्वाद कैसा है। गुलशन एक चम्मच खीर खाकर कहता है, खीर तो सही बनी है, बस थोड़ा और मीठा होता तो मजा आ जाता। रोटियां खाकर देखिए ना, रोटियां बिल्कुल मुलायम है। अब सबने रोटी खाने के लिए जैसे ही रोटियां तोड़नी चाहिए तो रोटियां टूट ही नहीं रही थी, रोटियां खींच रही थी। अब ये क्या है, देखने में तो रोटियां एकदम मुलायम थी पर ये टूट ही नहीं रही। ये रोटियों में रबर मिलाया है क्या? अरे मम्मी जी, आप कमजोर हो गई हैं, इसीलिए रोटियां नहीं टूट रही हैं आपसे। अच्छा, मैं तो कमजोर नहीं हुआ ना, मैं तो रोज जिम जाता हूँ, तो मुझसे क्यों नहीं टूट रही रोटियां? अब दोनों बहनों के पास कोई जवाब नहीं था। वो दोनों चुपचाप कोने में खड़ी हो गई। सबने बड़ी मुश्किल से रोटियां तोड़ी और जैसे ही एक निवाला लिया, अचानक प्रेम कुमार चिल्ला उठे, हाय मेरे दांत, लगता है आज टूट ही जाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है दांतों में। ये कैसी रोटियां बनाई है? पहले ही दिन की रसोई का ये हाल है, न जाने आगे क्या होगा। ए राम, मेरा दांत। अरे सच में ये कैसी रोटियां हैं? मुझसे भी नहीं खाई जा रही। दिखने में टेढ़ी मेढ़ी ही सही, पर रोटियां नरम तो होनी चाहिए थी। ये देखो तो पापा का क्या हाल हो गया। सुनिए जी, मैं आपके लिए नमक डालकर गर्म पानी लाती हूँ, उस पानी के कुल्ले कीजिए, दांतों को आराम मिलेगा। दीपिका, नैना, तुम दोनों जाओ रसोई समेट लो। ऐसा कहकर अंजना देवी प्रेम कुमार जी के लिए गर्म पानी लाने चली गई। दीपिका और नैना रसोई समेटने लगी। रोशन और गुलशन आधे पेट भूखे ही ऑफिस चले गए। रात को दीपिका और नैना ने फिर खाना बनाया। देखो दीदी, इस बार हमने रोटियां गोल बनाने की कोशिश की है और रोटियां नरम भी है। हाँ नैना, रोटियां तो बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल हमारे मायके जैसी रोटियां हैं। बस भगवान करे सबको पसंद आ जाए। हाँ, सुबह तो पापा जी के दांतों में दर्द हो गया था, अभी उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। बिल्कुल सही कहा तुमने। खाना तैयार है, चल सबको खाने के लिए बुला लेते हैं। ऐसा कहकर दीपिका और नैना ने खाने के लिए सबको आवाज लगाई। सब खाना खाने टेबल पर आ गए। नैना और दीपिका ने सबको खाना परोसा और सबके लिए पानी लाने चली गई। देखने में तो रोटियां सुबह से अच्छी लग रही है, मुलायम भी है, लगता है आज खाना खाने लायक होगा। अरे मम्मी, ज्यादा खुश मत होइए, पहले खा कर देखिए फिर बोलिएगा। गुलशन के कहने पर अंजना ने जैसे ही रोटी तोड़नी चाहिए, रोटी नहीं टूटी। अंजना ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन रोटी नहीं टूटी, बल्कि रोटी उछलकर प्रेम कुमार जी की प्लेट में जा गिरी। क्या हुआ, रोटी नहीं टूट रही है क्या? भाई मैं तो ये रोटियां नहीं खाऊंगा, वरना सुबह तो मेरे दांतों में बस दर्द ही हुआ था। अभी अगर ये रोटियां खाई तो दांत टूट कर हाथ में आ जाएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ये रोटियां नहीं खा सकती, मुझसे तो ये टूटती नहीं। पता नहीं ये दोनों रोटियों में ऐसा क्या मिलाती है जो ऐसी रबर की रोटियां बनती है। ये रोटी है या पत्थर, इससे तो लगता है हथौड़ी से तोड़ना होगा। माँ नहीं खा सकता भाई ऐसी रोटियां। खाना तो मुझे भी नहीं है, पर दीपिका और नैना को आए अभी 1 दिन नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। मुझे लगता है हमें कोई बहाना बनाना होगा रोटियां नहीं खाने का। हाँ बेटा, बात तो तुमने सही की, बहाना ही बना लेते हैं, यही अच्छा रहेगा। तभी दीपिका और नैना सबके लिए पानी लेकर आई।
अरे आप लोगों ने खाना शुरू नहीं किया अभी तक? खाना खा लीजिए, नहीं तो रोटियां ठंडी हो जाएगी। देखिए कितनी मुलायम रोटियां हैं। अंजना मन ही मन कहती है। रोटियां गरम है तब तो तोड़ने में पसीने आ रहे हैं, ठंडी हो गई तो न जाने क्या होगा। मेरे दांत पे बहुत दर्द है, मैं तो पतली खिचड़ी खाऊंगा। अंजना तुम मेरे लिए खिचड़ी बना देना जरा। हाँ जी बना दूंगी, मैं भी वही खा लूंगी, मेरा भी ना पेट थोड़ा खराब है। मुझे तो आज पार्टी में जाना है, मैं खाना वही खाऊंगा। मुझे तो भूख ही नहीं है, शाम को ऑफिस में कुछ नाश्ता ज्यादा हो गया था ना, मैं तो जाकर कमरे में आराम करूंगा भाई। इसी तरह से बहाने बनाकर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से दीपिका और नैना ने आलू गोभी की सब्जी और रोटियां बनाकर टेबल पर सजा दी। सब खाना खाने टेबल पर आए। रोटियां देखते ही अंजना देवी अपने आप को रोक नहीं पाई और उनका गुस्सा फूट पड़ा। हे भगवान, ऐसे भी रोटियां कोई बनाता है? ये तो हथौड़े से भी ना टूटे। तुम दोनों ने 2 दिन में ही घर का हाल बेहाल कर दिया। दीपिका, नैना तुम दोनों से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। मतलब अगर इन रोटियों से दीवार पर मारे ना तो दीवार भी टूट जाएगी, पर ये रोटियां नहीं टूटेगी। ऐसा खाना तो हम दुश्मनों को बिना खिलाए। मम्मी जी, हमने तो पूरी कोशिश की थी कि रोटियां गोल और नरम बने, और रोटियां दिखने में तो ठीक ही लग रही हैं। अरे दिखने से क्या होता है, इन रोटियों से तो पत्थर भी अच्छे हैं। क्या तुम्हारे मायके में ऐसी रोटियां बनाते हैं? हमें तो यही लगा कि हमने बिल्कुल मम्मी की तरह रोटियां बनाई है। ऐसी बात है तो बुलाती हूँ तुम्हारी मम्मी को, वही सिखाएगी तुम्हें रोटियां बनाना। अंजना देवी ने गुस्से में अपना मोबाइल उठाया और नंबर डायल किया। हेलो यशोदा जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, क्या बात है, आप बड़ी गुस्से में लग रही हैं। हाँ, बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि आपकी दोनों बेटियों ने घर का सत्यानाश कर दिया है। आपने क्या सिखाया इन्हें? रोटियां बनानी नहीं आती, और तो और अपने पापा जी के दांत तक हिला दिए उन्होंने। फोन की उस तरफ यशोदा की सांसें तेज हो गई, लेकिन अंजना का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। अरे बहन जी, अभी दोनों नादान है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, आप शांत हो जाइए। देखिए बहन जी, मैं कह रही हूँ आप आज ही आइए और अपनी बेटियों को रोटी बनाना सिखाइए। ये घर है, कोई होटल नहीं है जो मन किया बना दिया और खिला दिया। अगर घर में ऐसी ही रोटियां बनती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम में से किसी के भी दांत नहीं बचेंगे। अच्छा बहन जी, आप शांत हो जाइए, मैं आती हूँ शाम को आपके घर, बैठकर बात करेंगे। ठीक है यशोदा जी, तो फिर शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर अंजना देवी ने फोन काट दिया। शाम को यशोदा अंजना देवी के घर गई। अंजना देवी अभी भी गुस्से में थी। आइए यशोदा जी, आ जाइए। मैं तो आपकी बेटियों की कलाकारी देख चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। देखिए, हमारे घर में रोटियां गोल हो या ना हो, पर खाने लायक तो होनी चाहिए ना। आपकी बेटियां तो ऐसी रोटियां बना रही है जैसे पत्थर हो। पता नहीं रोटियों में रबर मिलाती है कि क्या। अरे बहन जी, आप तो नाराज हो गई। अब मुझे रोटियां बनाने सिखाने की क्या जरूरत है, अब आपकी बहू है, आप सिखा दीजिए अपने हिसाब से, जैसी आपको पसंद हो। वो भी आपकी जैसी रोटियां बनाना सीख जाएंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, सुना है माँ से अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता, आप ही सिखाइए उन्हें। जाइए रसोई में और एक एक रोटी बनाइए और सिखाइए अपनी बेटियों को। अच्छा बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। दीपिका और नैना को बुला लीजिए, मैं सिखाती हूँ। अंजना देवी ने दीपिका और नैना को आवाज लगाई। दीपिका, नैना, इधर आओ, देखो तुम्हारी मम्मी आई है। मम्मी का नाम सुनकर दोनों कमरे से दौड़कर आती हैं और अपनी मम्मी के गले लग जाती हैं। दीपिका, नैना, कैसी हो तुम दोनों? ठीक है मम्मी, बस हमसे ना रोटियां नहीं बन रही। हाँ मम्मी, इसीलिए घर के सारे लोग हमसे परेशान हैं। कोई बात नहीं बेटा, रोटियां भी सीख जाओगी, मैं हूं ना। आज से मैं तुम दोनों को रोटियां बनाना सिखाऊंगी, ध्यान से सीखना। हाँ जी मम्मी, ध्यान से सीखेंगे। यशोदा दीपिका और नैना के साथ किचन में चली गई और उन्हें समझाने लगी। देखो बेटा, मैं रोटियां बनाती हूँ, तुम दोनों मुझे ध्यान से देखना। हाँ मम्मी, ठीक है। हाँ मम्मी। अब पहले आटा गूंथो, देखो मैं कैसे गूंथती हूँ। यशोदा ने परात में आटा डाला और गूंथने लगी। नैना धीरे से दीपिका को कहती है, दीदी, मम्मी तो बिल्कुल वैसा ही आटा गूंथ रही है जैसा उन्होंने हमें सिखाया था। हाँ, और हमने भी तो ऐसे ही आटा गूंथा था। क्या बातें चल रही है तुम दोनों में, बातें कम करो और देखो कैसे रोटियां बनती हैं। पहले आटे की लोइयां बनाओ, फिर उन्हें बेलकर सेक लो। नैना मन में कहती है, हम भी तो ऐसे ही रोटियां बनाते हैं, इसमें क्या अलग है। यशोदा रोटियां बनाने लगी। एक गोल, एक त्रिकोण, एक जल जाती हैं। ऐसे ही सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई। दीपिका और नैना ने रोटियां टेबल पर रख दी। अंजना, प्रेम कुमार, गुलशन, रोशन सब खाना खाने टेबल पर आ गए। यशोदा, दीपिका और नैना भी आकर बैठ गए। देखा अंजना बहन,
अब तो कहिए कुछ, कैसी मुलायम रोटियां हैं। मेरी बेटियां जब मायके में रहती थी ना तो रोज ऐसे ही मुलायम रोटियां खाती थी। सच मम्मी, मुझे तो आज मायके की याद आ गई। हाँ दीदी, एकदम वही स्वाद, वही मायके की मुलायम रोटियां। अंजना एक रोटी तोड़ती है, रोटी टूटती नहीं, खींचती जाती है जैसे रबर हो। हे भगवान, ये कौन सी मुलायम रोटियां हैं, ना तोड़ी जाए ना चबाई जाए, ये तो सीधे जबड़े तोड़ने वाली रोटियां हैं। हाँ मम्मी, ये तो बिल्कुल वैसी रोटियां हैं जैसे पहली दिन दीपिका और नैना ने मिलकर बनाई थी। अंजना अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, बेटियां तो बेटियां, माँ भी वैसी निकली। अब समझ में आया रोटियों का राज। ये दोनों ऐसी रोटियां क्यों बनाती हैं। यशोदा थोड़ी शर्मिंदा हो गई और झेंपते हुए बोली, अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। अपनी बहुओं को आप ही सिखा दीजिए, जैसी रोटियां आप लोगों को पसंद हो। खाना अच्छा ना हो तो प्यार भी कड़वा लगता है, और हर किसी के मन का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। ठीक है यशोदा जी, फिर आइएगा, और इस बार आपको आपकी बेटियां सच में नरम रोटियां ही बनाकर खिलाएंगी। यशोदा चली गई। दीपिका और नैना चुपचाप खड़ी थी। अंजना ने उनकी ओर देखा। अब सुनो दोनों, कल से ना मायके वाली मुलायम रोटियां चलेंगी, ना मायके की यादें। कल सुबह 6 बजे दोनों रसोई में हाजिर रहना। मैं सिखाऊंगी रोटी बनाना, और ऐसी रोटी कि खाकर आदमी वाह वाह कहे बिना ना रह सके। अब तुम्हें सच में मुलायम रोटियां कैसे बनती है ये पता चलेगा। मेरी मम्मी अच्छी रोटियां बनाती है। हाँ बेटा, मायके की मुलायम रोटियां तो बहुत खा ली तुमने, अब जरा ससुराल की नरम रोटियां भी सीख लो। आखिर अब यही तुम दोनों का अपना घर है। जी पापा जी, अब हम कल से मम्मी जी से रोटियां बनाना सीखेंगे। अब हम ससुराल की नरम रोटियां बनाएंगी और किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। जीती रहो बेटा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। और पापा ये भी आशीर्वाद दीजिए ना कि अब हमें हमेशा टेस्टी खाना खिलाए। हाँ, और जल्दी से अपने हाथों की नरम रोटियां भी खिलाए। सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन से दीपिका और नैना की रोटियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में वो अंजना देवी से सीखकर एकदम नरम और मुलायम रोटियां बनाने लगी। अब घर में खुशियां वापस आ गई थी। मनोरमा, खाना बन गया है क्या? आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत कुछ लगता है। तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। हाँ बन गया है, टाइम देखिए जरा, दोपहर का 1 बज रहा है। और आपके साहबजादे मिस्टर आर्यन कहाँ हैं? मेरे साहबजादे अपने कमरे में। आपकी साहबजादी मिस शीतल कहाँ है? वो भी अपने कमरे में होगी। जी नहीं, वो महारानी इतनी भरी दोपहरी में अपने दोस्त के घर गई है। ओहो, अब ओहो कर रहे हो, कुछ पता नहीं रहता आपको। मनोरमा और प्रदीप के बीच यूं ही मीठी नोक-झोंक हमेशा चलती रहती थी। उनकी 2 संतान थी, बेटा आर्यन और बेटी शीतल। आर्यन तो जॉब कर रहा था, लेकिन शीतल अभी कॉलेज में थी। मनोरमा का भी इतना कहना था कि आर्यन अपने कमरे में तैयार होकर निकला। मम्मी, मैं जरा जा रहा हूँ। वो तो मैं तेरी तैयारी देखकर ही समझ गई, लेकिन जा कहाँ रहा है? खाने का समय हो गया है, खाना खा ले। अरे जरा काम से जा रहा हूँ ना, खाना बाहर ही खा लूंगा। अभी तो मेरी बेटे को कह रही थी ना, अब जरा अपने बेटे को देख लो, ये भी तो भरी दोपहरी में जा रहा है। मेरा बेटा काम से जा रहा है, मटर गश्ती करने नहीं, है ना बेटा? अब हाँ, और नहीं तो क्या। आर्यन की आवाज में एक झिझक थी जो मनोरमा और प्रदीप दोनों ने नोटिस कर ली थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और आर्यन भी चुपचाप घर से बाहर निकल गया। मनोरमा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा क्या? अरे आर्यन के कपड़े देखे थे, कमाल के फैशन में निकला था, जैसे किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ये कोई काम पे जाने वाले कपड़े थे? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं अभी यही सोच रही थी। उस पर वो झिझक, वो नजरें चुराना, कुछ तो है। कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अभी कुछ मत बोलिए, जब लौट कर आएगा तब पूछते हैं। शाम में आर्यन घर में घुसता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कैरी बैग है। ओहो, भाई साहब के हाथ में बैग है, क्या है इसमें? कहीं हमारे लिए गिफ्ट तो नहीं लाए? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? दिखा तो जरा, इतना छुपा क्यों रहा है? अरे दिखाओ ना। बैग खुलता है, उसमें एक सुंदर सी घड़ी होती है। ये घड़ी किसने दी और क्यों? वो दोस्तों ने दी है, ऐसे ही। दोस्तों ने या किसी एक खास दोस्त ने? और तू तो काम से गया था ना, काम में गिफ्ट बांटते हैं। अब आप लोग ना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना देते हो। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। लेकिन घर वाले अब सब समझने लगे थे कि कोई चक्कर जरूर चल रहा है
और वो सही भी थे, क्योंकि सचमुच आर्यन की रिया नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन फिर से एक कैफे में आर्यन और रिया की मुलाकात हुई। आर्यन, अब तो सीधी बात करो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या बस टाइम पास चल रहा है? रिया यार, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर कोई शादी नहीं करता। मैं तुम्हें लेकर कोई मखौल नहीं कर रही हूँ आर्यन। अरे बाबा सुन तो लो। देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये शादी वादी ना बड़ा झंझट है। क्या मतलब मैं तुम्हें शादी करके घर ले जाऊंगा, फिर मेरी मम्मी बनेगी सास और तुम बनोगी बहू, और बस फिर तुम मैं और जाने क्या क्या, मेरा भेजा फ्राई हो जाएगा। तुम्हारा भेजा फ्राई हो या उबला हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तो कर लो ना शादी, लेकिन घर में युद्ध ना हो, उसका क्या भरोसा। कमाल है यार, शादी की बात पर डर जाते हो, लेकिन छिप छिप कर मिलने को चले आते हो। अरे रिया प्लीज अब रो मत, सोचने दो मुझे, मैं बात करता हूँ घर पर, ठीक है? आर्यन, अब सोचने का वक्त नहीं है, या तो मैं या तुम्हारा डर। अच्छा पापा ठीक है ना, लेकिन अभी मूड खराब मत करो। चलो मुस्कुरा कर दिखाओ एक बार यार। रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। उसी रात जब आर्यन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और आलू की सब्जी की खुशबू हवा में तैर रही थी, उस वक्त माहौल में कुछ खटबदाहट भी थी। मनोरमा और शीतल के मन में पक रही थी एक और सब्जी शक और सवालों की। देख बेटा, अब और झूठ मत बोल, हमें सब पता चल गया है। तो किसी लड़के से मिल रहा है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। सही पकड़े मम्मी, और वो घड़ी वाला गिफ्ट भी किसी दोस्त का नहीं था, बिल्कुल नहीं। क्या मम्मी शीतल, आप लोग कुछ भी सोच लेते हो। दोस्त ही थे वो लोग, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। चुप रहो। तभी प्रदीप ने सख्त आवाज में कहा, बेटा तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अगर हमें बता भी दोगे तो हम डांटेंगे नहीं, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। प्रदीप की बात सुनकर आर्यन के चेहरे की सारी झूठ की परतें उतर गई। उसने एक लंबी सांस ली, पानी का घूंट लिया और सिर झुकाकर बोल पड़ा, हाँ है मेरी गर्लफ्रेंड, उसका नाम रिया है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी देखा, मैंने आपको बताया था ना उसका नाम रिया है। मैंने चुपके से सब सुन लिया था, मुझे तो बस इनके मुंह से उगलवाना था। तो तुम चुपके से मेरी बातें सुनती हो? अरे उसका छोड़, तू बता शादी की बातचीत कब शुरू करे। मैंने आप लोगों को बता दिया गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि शादी करने लग जाओ। तो फिर बेटा, अगर उससे प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं करना चाहता? मम्मी आप समझो, अगर मैं शादी कर लूंगा तो आप सास बन जाओगी और वो बहू, और फिर शुरू होगी सास बहू की किचकिच, लड़ाई, ताने, रसोई की जंग, और इन सब के बीच फंसा रहूंगा मैं। ओहो भैया, अगर सबकी सोच तुम्हारी जैसी हो जाए तो इस देश में कोई शादी ही ना करे। तुम तो दुनिया के पहले डरपोक प्रेमी निकले। शादी कर लो भाई। बेटा हम सास बहू की नहीं, परिवार की बात कर रहे हैं। अगर प्यार सच्चा है तो डरना कैसा। मुझे तो लगता है तुझे बहाने चाहिए, एक नंबर का बहानेबाज है तू। मुझे नहीं करनी शादी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इतना कहकर गुस्से से टेबल छोड़कर वो चला जाता है। अजीब लड़का है। तुम्हारा ही है? हाँ, मैं मॉल से खरीद कर लाई थी ना, मेरा ही है। अरे आप लोग आपस में ना लड़ो, ये सोचो भैया को कैसे मनाएंगे। सही कह रही है तू। अगली सुबह सूरज की रोशनी अभी घर के आंगन तक पहुंची थी कि मनोरमा चाय बनाते बनाते आर्यन के कमरे के पास से गुजरी। तभी उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। वो किसी से फोन पर लड़ रहा था। रिया समझने की कोशिश करो, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। ये कोई टाइम पास नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं शादी नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या समझू, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जब सब ठीक है तो शादी से इतना डर क्यों? मनोरमा का दिल जैसे बैठ गया। वो चुपचाप पास खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन अब उससे चुप नहीं रहा गया। तो ये चल रहा है अंदर, मैं समझ नहीं पा रही थी कि तू पीछे क्यों हट रहा है, लेकिन अब बहुत हो गया। मम्मी आप। हाँ मैं, और अब तू मुझे जवाब देगा। हाँ मैं, और अब तू मुझे जवाब देगा। लड़की तुझसे शादी करना चाहती है, तू उससे प्यार करता है, तो फिर इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? अगर हिम्मत है तो उसे घर बुला, नहीं तो आज ही ब्रेकअप कर ले। ब्रेकअप की बात सुनकर आर्यन डर सा गया और बोल पड़ा, अच्छा ठीक है मम्मी, बुला लेता हूँ। अगले दिन रिया अपने माता पिता के साथ आई।
सभ्य, सादगी भरी पर आत्मविश्वासी लड़की थी रिया। पहली नजर में ही मनोरमा और प्रदीप को भा गई। ये तो बहुत प्यारी है। सच में हमारे आर्यन की पसंद है, बुरी कैसे हो सकती है। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, मम्मी जी बोल। सिर्फ मम्मी बोलो चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। सब हंस रहे थे। चाय की चुस्कियों और हंसी ठिठोली के बीच शादी की तारीख भी तय हो गई। पर एक शर्त है, अगर शादी हो रही है तो फिर कोई सास बहू ड्रामा नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ सब कुछ शांत, सुंदर और स्नेह भरा हो। वादा रहा, मैं बहू नहीं बेटी बनकर आऊंगी। और मैं सास नहीं, माँ बनकर जीऊंगी। आखिरकार शादी हो गई। रिया बहू बनकर नहीं, जैसे बेटी बनकर उस घर में आई। दोपहर का समय था। ड्राइंग रूम में गाढ़ी धूप की किरणें खिड़की से छनकर आ रही थी। सोफे पर बैठी थी मनोरमा, शीतल और नई नवेली बहू रिया। सामने टेबल पर नमकीन, बिस्किट और अदरक वाली चाय रखी थी। हंसी की गूंज पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह रिया, तुम्हारा तो निखार शादी के बाद और बढ़ गया है। बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही हो। मम्मी जी बस आप लोगों की दुआ है, वरना मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। आम नहीं, आम के साथ चटनी भी है अब भाभी। लेकिन सुनो, अब जब हमारी फैमिली में आई गई हो ना, तो झूठी झिझक छोड़ दो। शीतल, इसे थोड़ा टाइम दो। अभी तो बहू है, धीरे धीरे बेटी बन जाएगी। धीरे धीरे? मैं तो कहती हूँ एक्सप्रेस ट्रेन बना दो इन्हें। तीनों की हंसी से पूरा हॉल गूंज उठा। रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन मन ही मन कुछ और चल रहा था। अगर मुझे इस घर की बेटी बनना है तो शीतल जैसा बर्ताव करना ही पड़ेगा। रिया ने शीतल को एनालाइज करना शुरू कर दिया। एक दिन रिया अकेली खिड़की के पास बैठी थी। सामने शीतल अपने कमरे में जोर से बोल रही थी, मम्मी चाय बाद में बनाऊंगी, अभी मूड नहीं है। रिया के मन में बिजली सी कौन थी। शीतल कितनी बेबाक है, ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई डर। वो मम्मी जी से एकदम दोस्त जैसे बात करती है। और देखो, मम्मी जी ने कुछ कहा भी नहीं। अगर मुझे भी इस घर की बेटी बनना है तो मुझे भी थोड़ा बेबाक बनना होगा। सिर्फ जी मम्मी जी से काम नहीं चलेगा। अगली सुबह मनोरमा रिया को उठाने के लिए दरवाजा खटखटाती है। रिया बेटा उठ जाओ, सूरज सर के ऊपर आ गया है। मम्मी बहुत नींद आ रही है, आधे घंटे बाद उठूंगी। हैं? अच्छा। शीतल भी ऐसे ही बोला करती थी, लेकिन रिया के मुंह से ये सुनकर मनोरमा जैसे हैरान सी रह गई। वो भले कितना ही बेटी बेटी करे, लेकिन उसकी नजर में रिया थी तो बहू ही। हाय राम, बहू होकर यूं टालना, और बहाना भी नहीं मार रही, सीधे सीधे मना कर रही है। क्या जमाना आ गया है। मनोरमा बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। वहां चाय बनाने लगी, लेकिन मन में तो उथल पुथल मची रही। कुछ देर बाद पूरा परिवार उठकर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। मम्मी मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरे लिए कॉफी बना दो, चाय से बोर हो गई हूँ। ठीक है मेरी रानी बिटिया, तेरे लिए कॉफी हाजिर है। तभी रिया भी बोल पड़ी, मम्मी मुझे भी कॉफी चाहिए, चाय तो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। मनोरमा का हाथ रुक गया, चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। बेटी बनकर बोल रही है या बहू होकर हदें पार कर रही है, और ऊपर से सर पर पल्लो भी नहीं है। अजीब है। लेकिन वो रिया से कुछ खुलकर नहीं बोली और मुस्कान ओढ़कर रसोई में चली गई। इसी तरह एक शाम को वो लोग मार्केट गए। मनोरमा ने पुरानी सी साड़ी पहनी थी। मम्मी ये साड़ी, ओ माय गॉड, फैशन पुलिस पकड़ लेगी आपको, एलियन जैसी लग रही है इसमें आप। मार्केट में लोग हंसते हंसते बेहोश हो जाएंगे। पागली, ये मेरी शादी में मिली थी, तेरे पापा ने दी थी। तो पापा को भी एक फैशन ट्रेनिंग की जरूरत है। और सुनो पापा, आपके बाल ना थोड़ी डाई करवा लो, आधे सफेद हो गए, बूढ़े लगने लगे हो। प्रदीप हंसने लगा। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ। ये सब रिया गौर से देख रही थी। इसी को कहते हैं बेटी वाली फ्रैंकनेस। और सास ससुर को बेटे बेटी की तरह लेना। अब मेरी बारी है। जब वो लोग मार्केट से वापस आए, रिया बोली, मम्मी जी एक बात कहूं, ये पर्दे ना बहुत ही अजीब है और थोड़े भद्दे भी। मुझे लगता है अब इनकी जगह कुछ मॉडर्न और ट्रेंडी चीजें ले आनी चाहिए। ये सुनते ही मनोरमा का चेहरा सख्त हो गया। ओह अच्छा, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं जानबूझकर अपना घर गंदा कर रही हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मम्मी। रहने दो, तुम्हारा जो भी मतलब था। मनोरमा ये बोलकर अपने कमरे में चली गई। रिया को बड़ा अजीब लगा। ऐसी बातें तो शीतल भी कर रही थी, तब तो ऐसा रिएक्शन नहीं था। उधर मनोरमा अकेली बैठी थी, उसका चेहरा शांत था पर आंखों में उबाल। मैंने सोचा था बहू को बेटी बना लूंगी,
पर ये तो बड़ी तेज होती जा रही है दिन पर दिन। बेटी बनने का ये मतलब नहीं है कि मुंह फट हो जाए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मुझसे अभी बात मत करो। ठीक है, नहीं करता। अगले दिन दोपहर को जब रिया अपने कमरे में बैठी थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया बेटा, जरा बाहर आना, हेमा भाभी आई हैं। रिया खिड़की से देख चुकी थी कि मेहमान आए हैं। उसे याद आया कि शीतल कभी भी मेहमानों के सामने नहीं जाती, हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। उसने धीरे से दरवाजे की ओर देखा और फिर बिस्तर पर बैठते हुए कहा, मम्मी मैं थोड़ी बिजी हूँ, जरा काम कर रही हूँ। मनोरमा का चेहरा उतर गया। उसने एक गहरी सांस ली और हॉल में बैठी हेमा के पास चली गई। अरे बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी स्टाइलिश लगती है। अब क्या मेहमानों को नमस्ते करने का भी टाइम नहीं है? हाँ बहन, क्या बताऊं, नई नई है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। सीखेगी या सिखाएगी? आजकल की बहुएं तो सास को ही ट्रेनिंग देने लगी हैं। मनोरमा कुछ नहीं बोली। वो मन ही मन सोचती रही कि रिया बदल रही है, लेकिन ये बदलाव उसे खलने लगा था। कुछ दिनों बाद एक दिन सबने रेस्टोरेंट प्लान बनाया। रिया अलमारी से अपनी पसंदीदा नीली जींस और सफेद टॉप निकालती है और उसे पहन लेती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, मनोरमा बोली, रिया ये क्या पहन रखा है? बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। पर मम्मी, शीतल भी तो जींस पहनती है। तो उसकी नकल जरूरी है? पर उसकी जुबान तक बात आकर रुक गई। लड़ना नहीं था, आर्यन से किया वादा याद था उसे। उसने नजरें झुका ली। ठीक है मम्मी, मैं बदल ले। वो चुपचाप पलटी और मन मारकर सूट पहन लिया। जींस की चाह भीतर ही भीतर सिसकती रही। फिर सब लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। तीनों बैठकर मस्ती कर रहे थे। मम्मी ने कल नई ड्रेस देखकर कहा, ये क्या पहना है? पल्लू तो है नहीं, पल्लू के बिना उल्लू लग रही हो। सब हंस पड़े। रिया भी हंसते हंसते बोल पड़ी, एक दिन मैंने मम्मी से कहा, आपके पर्दे ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्मी टेंट काट कर बनाए हो। रिया, जरा मर्यादा में रहो। सास के बारे में इस तरह मजाक करना ठीक नहीं है। और इतने जोर से हंसता, ये कोई तरीका है? रिया का चेहरा झट से उतर गया। उसने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन वो चुप था। न आंखें उठाई, न शब्द बोले। रिया ने पानी का ग्लास उठाया, होठों पर मुस्कान चिपकाई और चुपचाप बैठ गई। शीतल करे तो ठीक, मैं बोलूं तो गलत। कहने को मैं बेटी हूं, वाह। अगले दिन दोपहर में मेहमान आए। प्रदीप के बड़े भाई तरण और उनकी पत्नी शांति। हॉल में सब बैठकर बातों में मशगूल थे। माहौल हल्का फुल्का और हंसी मजाक से भरा था। तो मनोरमा, तुम तो आजकल बहुत ट्रेंड में दिख रही हो। अरे बस कुछ नहीं, रिया कहती है मैं भी जवान दिखती हूँ। अरे मम्मी, आप भी ना, जवान क्या, आप तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लगती हैं। सब हंसने लगे। शांति तो ताली बजा बजा कर हंस रही थी, लेकिन मनोरमा के चेहरे पर हल्की नाराजगी आ गई। रिया, थोड़ा तमीज से बात किया करो। मेहमानों के सामने कोई अपनी सास से ऐसे बात करता है क्या? अरे मम्मी, गुस्सा क्यों हो रही हो? मजाक था बस। अरे मनोरमा, जाने दो ना, आजकल की बहुएं ऐसे ही फ्रेंडली होती है। मगर मनोरमा के मन में ये बात घर कर गई। तरण और शांति चले गए, लेकिन मनोरमा का चेहरा उतर गया। शाम को जब रिया ने रसोई से आवाज लगाई, मम्मी आज क्या बनाऊं? आलू की सब्जी चलेगी? तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। रिया थोड़ा और पास गई। मम्मी सुना नहीं आपने? मनोरमा चुप, नजरें दूसरी ओर। रिया दिन भर में बार बार बोलती रही, रसोई में, आंगन में, कमरे में, लेकिन मनोरमा ने एक भी शब्द नहीं कहा। रात को आर्यन ने ये नोटिस किया। मम्मी अब रिया से बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या बात करूं मैं, उसे तमीज ही नहीं है। बहुएं ऐसे बोलती है क्या? ना पल्लू ठीक से लेती है, ना आदर से बात करती है, जींस पहनने को तैयार, और फिर मेहमानों के सामने हमें दोस्त बना डाला। पर मम्मी, आप ही ने तो कहा था आप उसे बेटी बनाकर रखेंगी। अब अगर बेटी बन रही है तो आपकी बेटी आपसे ऐसे ही बात करेगी ना, बुरा क्यों लग रहा है? मनोरमा कुछ पल को चुप रही। बात तो ठीक है, लेकिन कुछ मर्यादा भी तो होती है। बेटी बनना अलग बात है और बेलगाम हो जाना अलग। मम्मी, मैं तो बस शीतल को फॉलो कर रही थी। मैं तो बस मजाक में बोल देती थी, लेकिन क्या मैं ससुराल जाऊंगी तो ऐसे बोल पाऊंगी? कुछ बातें बस कहने की होती है। रिया के चेहरे पर आत्मचिंतन का भाव आ गया। उसने आर्यन की ओर देखा। इनसे पूछो, इन्होंने कहा था कि सास बहू में चिकचिक होती है तो बेटी बनकर रहूं। अब जब बेटी बनी तो सबको प्रॉब्लम हो गई। सच कहूं तो ये सब आर्यन की वजह से हुआ है।
अब आर्यन का पारा चढ़ गया। ठीक है, आप लोग सास बहू बनकर रहिए, बेटी बेटी का ड्रामा रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बहू बनो, बेटी बनो, सास बनो या फिर ससुर ही बन जाओ। एक पल के लिए सब चुप, फिर अचानक हंस पड़े। ससुर बन जाओ, ये नया है। आर्यन, तुम सबका रोल बदलवा दोगे। चलो अब खाना बनाओ रिया, और इस बार मेरी पसंद की सब्जी। हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। सास बहू, बेटी, दोस्त, सबके रिश्ते उस एक पल में सुलझ गए, कभी मजाक में, कभी नाराजगी में, लेकिन इस घर में अब प्यार की भाषा लौट आई थी।